नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गयाना दौरे के अंतिम दिन वहां की संसद को आज संबोधित करेंगे। भारतीय समुदाय से भी आज पीएम मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री का गयाना और अन्य कैरिबियाई देशों के क्रिकेटरों से भी मिलने का कार्यक्रम है। महात्मा गांधी की प्रतिमा और आर्य समाज स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इंडियन अराइवल मॉन्यूमेंट, सरस्वती विद्या निकेतन स्कूल का दौरा भी प्रधानमंत्री करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डोमिनिका ने अपने सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर से नवाजा। कोविड काल में उनकी कूटनीति और योगदान, भारत डोमिनिका संबंध और मजबूत करने की उनकी प्रतिबद्धता को लेकर दिया गया ये सम्मान। प्रधानमंत्री ने इस सम्मान को 140 करोड़ भारतीयों को समर्पित किया और कहा कि यह संतोष का विषय रहा है कि कोविड जैसी महामारी के समय डोमिनिका की मदद की गई। गयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर इरफान अली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की प्रशंसा करते हुए विकासशील देशों में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए उन्हें नेताओं के बीच चैंपियन कहा। प्रधानमंत्री मोदी और गयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद दोनों देशों के बीच कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 10 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रसार भारती और गयाना के राष्ट्रीय संचार नेटवर्क के बीच प्रसारण के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता हुआ है। पीएम मोदी ने कहा कि रक्षा के क्षेत्र में घनिष्ठ सहयोग गहरे आपसी विश्वास का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत कैरिकॉम सदस्य देशों के साथ हमेशा खड़ा रहा है, चाहे वो कोविड हो या प्राकृतिक आपदाएं, क्षमता निर्माण या विकास के मुद्दे हों। भारत एक भरोसेमंद भागीदार की तरह आगे बढ़ा है। पीएम मोदी ने कैरिबियन क्षेत्र में तूफान बेरिल के दौरान हुए नुकसान पर दुख व्यक्त किया। अगले 5 वर्षों के लिए भारत द्वारा दी जा रही हाईटेक छात्रवृत्तियों में 1000 स्लॉट की वृद्धि का प्रस्ताव किया। प्रधानमंत्री मोदी ने क्रिकेट को भारत कैरिबियाई देशों के लिए संबंधों का महत्वपूर्ण लिंक बताया और कैरिकॉम के हर देश से 11 महिला युवा क्रिकेटरों की भारत में प्रशिक्षण का प्रस्ताव दिया। गयाना में पीएम मोदी कैरिबियाई देशों के प्रमुखों से मिले। भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोमिनिका के प्रधानमंत्री रूजवेल्ट स्कॉरेट से मुलाकात की। पीएम मोदी ने जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य देखभाल, क्षमता निर्माण और लोगों से लोगों के संबंधों को गहरा करने जैसे क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों पर भी बातचीत की। भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेंट लूसिया के प्रधानमंत्री फिलिप जे पीरे से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने जॉर्ज टाउन में बारबाडोस की प्रधानमंत्री मिया मोटली से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच आपसी हितों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। बारबाडोस की ओर से पीएम मोदी को ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। ये घोषणा बारबाडोस की पीएम ने की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी से मुलाकात की। दोनों देशों के बीच साझेदारी पर प्रगति की समीक्षा की गई और दोनों नेताओं ने आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के महत्व पर जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री डॉक्टर केथ क्रिस्टोफर रोली से द्विपक्षीय मुलाकात की। दोनों देशों के बीच खाद्य प्रसंस्करण पर समझौता ज्ञापन का भी आदान प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेनेडा के प्रधानमंत्री डिकॉन मिशेल से मुलाकात की। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, खाद्य सुरक्षा, क्रिकेट, क्षमता निर्माण और सतत विकास के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी बहामास के प्रधानमंत्री फिलिप डेविस से मिले। दोनों नेताओं के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने, जलवायु परिवर्तन कार्रवाई और हरित भागीदारी पर चर्चा हुई। एक पेड़ मां के नाम अभियान पर भी बातचीत हुई।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एंटीगुआ और बारबुडा के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउन से द्विपक्षीय मुलाकात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर बातचीत की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज दिल्ली में उत्कल केसरी हरिकृष्ण मेहताब की 125वें जयंती समारोह का उद्घाटन करेंगी। इस अवसर पर हरिकृष्ण मेहताब के सम्मान में एक विशेष स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया जाएगा। आतंकवादी घुसपैठ से जुड़े मामले में एनआईए की ओर से जम्मू कश्मीर के रियासी, डोडा, उधमपुर, रामबन और किश्तवाड़ में कई स्थानों पर छापेमारी चल रही है। वक्फ संशोधन बिल पर बनी संयुक्त संसदीय समिति की आज बैठक है। 25 नवंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में जेपीसी अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। अलगाववादी नेता यासिन मलिक को लेकर सीबीआई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। सीबीआई का कहना है कि यासिन मलिक की व्यक्तिगत पेशी से राज्य का माहौल बिगड़ सकता है। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के कई फैसलों को चुनौती दी है। दिल्ली हाईकोर्ट केजरीवाल की याचिका पर आज सुनवाई करेगा। केजरीवाल ने आबकारी घोटाले के मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। बीजेपी ने कल एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है, जिसमें राष्ट्रीय पदाधिकारियों और सभी प्रदेश अध्यक्षों सहित संगठन से जुड़े नेता मौजूद रहेंगे। महाराष्ट्र और झारखंड में मतदान के बाद अब 23 तारीख को नतीजों की बारी है। नतीजों से पहले कुछ चैनल्स ने एग्जिट पोल किए हैं। तमाम एग्जिट पोल में बीजेपी गठबंधन को बढ़त मिली है। झारखंड में बीजेपी के चुनाव प्रभारी और केंद्र में मंत्री शिवराज सिंह चौहान का दावा है कि शानदार बहुमत के साथ झारखंड में बीजेपी की सरकार बनेगी। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा है कि महाराष्ट्र में एमवीए का वोट प्रतिशत बढ़ा है। महाराष्ट्र में एमवीए बहुमत के साथ आएगी। दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर दिल्ली पुलिस मुख्यालय में दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के साथ गृह मंत्री अमित शाह की कल महत्वपूर्ण बैठक हो सकती है। मध्य प्रदेश सरकार ने भगवान श्री कृष्ण से जुड़े स्थलों को तीर्थ के रूप में विकसित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित न्यास में कुल 28 सदस्य होंगे। असम कैबिनेट ने करीमगंज जिले का नाम बदलकर श्री भूमि करने को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे श्री भूमि बताया था। अन्य प्रमुख फैसलों में राज्य की कृषि वानिकी नीति 2024 को मंजूरी दी गई। डूसू चुनाव के वोटों की गिनती 25 नवंबर को की जाएगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने विश्वविद्यालय को 26 नवंबर या उससे पहले मतगणना कराने का निर्देश दिया था। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षा 15 फरवरी से शुरू होगी। 10वीं कक्षा की परीक्षा 18 मार्च और 12वीं की परीक्षा 4 अप्रैल तक चलेगी। दिल्ली एनसीआर के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान में बदलाव किया गया है। अब स्टेज 3 के तहत सरकारी दफ्तरों और नगर निकायों के लिए समय में बदलाव अनिवार्य होगा। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में है। आज सुबह AQI 381 दर्ज किया गया। कुछ इलाकों में AQI 400 के पार भी है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में रात और सुबह के समय धुंध और हल्के से मध्यम घने कोहरे की स्थिति रह सकती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कल अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। असम, मेघालय, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरल और माहे के इलाकों में गरज के साथ तूफान आ सकता है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिन में देश के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं होगा। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। ये सिर्फ आवाज नहीं है, ये हमारा जीवन साथी भी है। जब कोई बात बिगड़ जाए या मुश्किल पड़ जाए तो ये गले लगा लेता है।
अगर हम पढ़ना चाहे तो ये बत्ती जला देता है। शौच के लिए अंधेरा होने तक रुकने नहीं देता ये। हमारे बच्चों की शादी में रुकावटें आने नहीं देता ये। पानी को छत से नहीं नल से हम तक लाता है। ये छत पर एक और छत सजाता है। ये हमारी आय बढ़ाता है, हमारा हाथ बटाता है। तभी तो आज बीमारियां, कठिनाइयां घर के बाहर होती हैं और सुकून अंदर। कच्चे घर में रहते थे, बच्चे शर्मिंदगी महसूस करते, दबे हुए रहते थे, आत्मविश्वास नहीं था। पक्का घर मिलते ही दीवारें नहीं, पक्की छत नहीं, जिंदगी आत्मविश्वास से भर गई। पीएम आवास 4 करोड़ से अधिक परिवारों को सुकून, सुविधा, स्वाभिमान। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। आ जाओ। यस पापा। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहाँ रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर्ड है। LIC, हर पल आपके साथ। अरे वाह, लेजेंड की बैट। इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड है। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए RBI कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को जानते हैं फटाफट अंदाज में। अक्टूबर में स्पैम कॉल और SMS के खिलाफ शिकायतों में अगस्त के मुकाबले 20% की कमी आई है। ट्राई के मुताबिक अक्टूबर में स्पैम कॉल और SMS के खिलाफ शिकायतों की संख्या 1.51 लाख रही है। सितंबर में यह आंकड़ा 1.63 लाख था। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने नाबार्ड से राज्य को मिलने वाली ऋण राशि में इस साल की गई कटौती पर चर्चा के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मिलने का समय मांगा है। घरेलू रेटिंग एजेंसी इकरा के अनुसार भारी बारिश और तिमाही नतीजों में कंपनियों के कमजोर प्रदर्शन के कारण सितंबर तिमाही में भारत की GDP घटकर 6.5% रह सकती है। एजेंसी ने वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में आर्थिक गतिविधियों में तेजी आने की उम्मीद के चलते वित्त वर्ष 2025 के लिए विकास दर के अनुमान को 7% पर बरकरार रखा है। देश के शीर्ष 7 शहरों में मकानों की औसत कीमत चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में 23% बढ़कर 1.23 करोड़ पहुंची। NCR में मकानों की कीमतें सालाना आधार पर सर्वाधिक 55% बढ़कर 1.45 करोड़ रही है। एक साल पहले समान अवधि में 93 लाख रुपए थी। देश में सौर ऊर्जा समेत नवीकरणीय उद्योग क्षेत्र को अगले 3 साल में 17 लाख युवाओं की होगी जरूरत। कुशल कामगारों की मांग में 26% बढ़ोतरी होने की है संभावना। भारत को 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता 50 गीगावाट सालाना से 500 गीगावाट तक बढ़ाने के लिए इस क्षेत्र में व्यापक वित्त पोषण और प्रशिक्षण कार्यक्रमों की होगी जरूरत। ISA की रिपोर्ट के अनुसार बढ़ती मांग और प्रसार को देखते हुए सौर ऊर्जा उत्पादन की लागत 2050 तक 40 से 60% तक कम होने की संभावना। भारत में प्राइवेट इक्विटी निवेश अक्टूबर में सितंबर के मुकाबले 40% बढ़कर $4.7 अरब हो गया है। इस दौरान करीब 91 डील हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों को राहत देते हुए कहा है कि टेलीकॉम कंपनियां टावर पार्ट्स शेल्टर पर भुगतान की गई ड्यूटी और सेल्युलर सर्विसेज के लिए किए गए सर्विस टैक्स के लिए टैक्स क्रेडिट का फायदा ले सकते हैं। टेलीकॉम उपकरण कंपनी नोकिया को भारतीय एयरटेल से भारत भर में 4G और 5G उपकरण लगाने के लिए बहुवर्षीय बहु-अरब डॉलर के विस्तार का सौदा मिला।
भारत की ऑटोमोटिव कंपोनेंट इंडस्ट्री का राजस्व वित्त वर्ष 2025 में $80 बिलियन को पार करने की उम्मीद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 20 नवंबर को लाओ पीडीआर की आधिकारिक यात्रा पर पहुंचे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहां 22 नवंबर तक 11वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस में हिस्सा लेंगे। रक्षा मंत्री ने अपनी इस यात्रा के दौरान मलेशिया के रक्षा मंत्री से मुलाकात की। इस दौरान द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा हुई। साथ ही रक्षा मंत्री ने लाओ पीडीआर के रक्षा मंत्री से भी मुलाकात की। रक्षा मंत्री ने चीन के रक्षा मंत्री एडमिरल डोंग यून के साथ भी मुलाकात की। इस बैठक को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बेहद रचनात्मक करार दिया और आपसी भरोसे बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ने की बात कही है। रूस यूक्रेन संघर्ष में तनाव बढ़ने के बीच कीव स्थित अमेरिकी दूतावास को आज फिर से खोला जाएगा। कीव स्थित दूतावास पर हवाई हमले की आशंका में अमेरिका ने बुधवार को दूतावास बंद कर दिया था। जर्मनी के मुताबिक वो जमीनी स्तर पर अपने सहयोगियों के साथ लगातार संपर्क में है ताकि स्थिति बदलने पर हम उचित कदम उठा सकें। कीव स्थित फ्रांसीसी दूतावास खुला रहा, लेकिन उसने अपने नागरिकों से सतर्क रहने का आग्रह किया है। हालांकि मिसाइल हमले की धमकी के कारण कीव में इतालवी, ग्रीक, स्पेनिश दूतावास अभी भी बंद हैं। सीरिया के ऐतिहासिक शहर पलमायरा पर हुए इजरायली हमले में 36 लोगों की मौत हो गई और 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। यूक्रेन ने रूस में ब्रिटिश स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइलों की बौछार की। हमले के बाद मॉस्को ने कहा है कि रूसी क्षेत्र में पश्चिमी हथियारों का उपयोग इस युद्ध को बढ़ाने का एक प्रयास है। मॉस्को ने कहा है कि रूस इसका जवाब देगा और अपनी संप्रभुता की रक्षा अवश्य करेगा। हालांकि कीव ने इस हमले की जानकारी नहीं होने का दावा किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतानेनी हरीश ने एक बयान के दौरान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वीटो शक्ति के मुद्दे पर अपनी बात रखी। पर्वतानेनी हरीश ने कहा कि जब तक वीटो शक्ति मौजूद है, यह सभी स्थायी सदस्य देशों को समान रूप से मिलनी चाहिए। अमेरिका के वॉशिंगटन राज्य में आए शक्तिशाली बम चक्रवात से कम 2 लोगों की मौत हो गई और सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। तूफान के कारण लाखों घरों की बिजली चली गई, सड़क यातायात बाधित हो गया। वॉशिंगटन, दक्षिण पश्चिम ओरेगन और उत्तरी कैलिफोर्निया में बिजली आपूर्ति बाधित है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम कर लिया है। भारत ने रोमांचक फाइनल मैच में चीन को 1-0 से हराया। भारत की ओर से एकमात्र गोल तीसरे क्वार्टर में आया, जिसे दीपिका ने किया। दीपिका का यह टूर्नामेंट का 11वां गोल भी रहा। महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय हॉकी टीम का जबरदस्त खेल देखने को मिला। भारत ने इस टूर्नामेंट में सभी मैच जीतकर तीसरी बार खिताब अपने नाम किया। तीसरी बार एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी प्रतियोगिता का खिताब जीतने वाली भारतीय महिला हॉकी टीम को केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने बधाई दी। केंद्रीय खेल मंत्री ने कहा कि महिला टीम की ये जीत देश में महिला हॉकी को और भी ज्यादा मजबूती देगी। इसके साथ ही उन्होंने बिहार में सफलतापूर्वक हुए इस टूर्नामेंट के आयोजन पर भी खुशी जताई। जापान ने मलेशिया को हराकर महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी प्रतियोगिता में कांस्य पदक हासिल किया। तीसरे चौथे स्थान के मैच में जापान ने मलेशिया को 4-1 से हराया। आईपीएस मयंक श्रीवास्तव को स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के उप महानिदेशक बनाया गया है। 2006 बैच के वरिष्ठ आईपीएस मयंक श्रीवास्तव इससे पहले छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग के आयुक्त के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे। आईसीसी ने खिलाड़ियों की ताजा रैंकिंग जारी कर दी है। नवीनतम रैंकिंग में भारतीय टीम के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने एक बार फिर से टी20 ऑलराउंडर की रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है। ताजा जारी रैंकिंग के मुताबिक टी20 रैंकिंग में युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा ने टॉप 10 में जगह बना ली है। तिलक वर्मा ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल सीरीज में लगातार 2 शतक जड़े थे। चाइना मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु आज प्री क्वार्टर फाइनल में कोर्ट पर उतरेंगी। चीन की यो जिया मिन से उनका मुकाबला होगा।
चाइना मास्टर्स के एक अन्य महिला एकल मैच के प्री क्वार्टर फाइनल में भारत की अनुपमा उपाध्याय का सामना जापान के नात्सुकी से होगा। एक अन्य महिला एकल मैच में जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत करने वाली मालविका बंसोड़ अंतिम 16 में थाईलैंड की सुपनिदा कैटथांग से भिड़ेंगी। चाइना मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता के पुरुष एकल के प्री क्वार्टर फाइनल में लक्ष्य सेन का सामना डेनमार्क के रास्मस जैम्के से होगा। और बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। बढ़िया है, क्यों नहीं? प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। मसाले सच MDH। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। वहीं पुरुष युगल के पहले दौर में शानदार जीत दर्ज करने वाले सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी आज प्री क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क की जोड़ी से भिड़ेगी। चाइना मास्टर्स के महिला युगल के प्री क्वार्टर फाइनल में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की भारतीय जोड़ी का सामना चीन की जोड़ी से होगा। भारत के 55वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह यानी इफ्फी का गोवा में हुआ शुभारंभ, जहां सिनेमा और संस्कृति का समृद्ध संगम देखने को मिला। श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में सनातन संस्कृति के सबसे प्रसिद्ध श्लोक अच्युतम केशवम राम नारायणम के साथ समारोह का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव संजय जाजू, प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत सहगल और महोत्सव के निदेशक शेखर कपूर के साथ हुई। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के दौरान 81 देशों की 180 अंतर्राष्ट्रीय फिल्में दिखाई जाएंगी, जिसमें भारतीय पैनोरमा में 25 फीचर फिल्म और 20 गैर फीचर फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी। इफ्फी के 55वें संस्करण में प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म पर शुभारंभ हो गया है। इस OTT प्लेटफॉर्म को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में किया गया लॉन्च। प्रसार भारती के इस OTT प्लेटफॉर्म पर दूरदर्शन फ्री डिश पर उपलब्ध लगभग 60 चैनल उपलब्ध होंगे। साथ ही OTT पर ताज़ा सामग्री और लाइव स्ट्रीमिंग की सुविधा भी उपलब्ध होगी। DD और ऑल इंडिया रेडियो सहित प्रसार भारती की सभी सेवाओं का इस OTT एप्लीकेशन पर एकीकरण होगा। प्रसार भारती OTT ऐप एंड्रॉइड यूजर्स के लिए गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। रोमांटिक क्राइम थ्रिलर सीरीज ये काली काली आंखें 2 22 नवंबर 2024 को स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देगी दस्तक। कन्नड़ एक्शन थ्रिलर फिल्म मार्टिन 23 नवंबर 2024 को OTT प्लेटफॉर्म G5 पर रिलीज होगी। वरुण तेज अभिनीत फिल्म मटका बॉक्स ऑफिस पर नाकाम साबित हुई। फिल्म ने 7वें दिन सिर्फ 23 लाख रुपए कमाए। इस तरह फिल्म ने कुल 3.65 करोड़ रुपए का कारोबार ही किया। बॉक्स ऑफिस पर नाकाम साबित हुई फिल्म कंगवा 7वें दिन फिल्म ने सिर्फ 1.6 करोड़ रुपए ही जुटाए। इसी के साथ फिल्म का टोटल कलेक्शन 61.61 करोड़ रुपए हो चला है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने फिल्म द साबरमती रिपोर्ट की स्क्रीनिंग में हिस्सा लिया। इस दौरान अभिनेता विक्रांत मैसी और ऋषि खन्ना भी मौजूद रहे। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने द साबरमती रिपोर्ट की स्क्रीनिंग में हिस्सा लिया। इस दौरान गृह मंत्री हर्ष संघवी और अभिनेता जितेंद्र भी मौजूद रहे। अभिनेता विक्रांत मैसी ने अपने फिल्म द साबरमती रिपोर्ट को लेकर कहा है कि सभी ने फिल्म देखी और सभी को ये फिल्म पसंद आई है। मध्य प्रदेश की सरकार पहली राज्य सरकार है जिसने द साबरमती रिपोर्ट को टैक्स फ्री किया है। हम उनके आभारी हैं। सामंथा रुथ प्रभु ने हाल ही में ब्रिटिश लेखक कवि रुडयार्ड किपलिंग की कुछ लाइनें साझा की हैं और बताया कि उन्हें इनसे प्रेरणा मिलती है। इस पर अर्जुन कपूर ने भी अपना अनुभव साझा किया। शाहरुख खान ने हाल ही में अपने माता पिता को जल्दी खो देने के दुख को लेकर बात कही है। इस दौरान उन्होंने अपने बच्चों का जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें भी जल्दी मर जाने के विचार से अपराध बोध महसूस होता है।
अभिनेता रामचरण जानवी कपूर के साथ अपने अगले प्रोजेक्ट RC-16 की शूटिंग शुरू करने के लिए तैयार हैं। फिल्म 22 नवंबर को मैसूर। एंजेलिना जोली अपनी आगामी फिल्म की शूटिंग के लिए पेरिस लौटने वाली हैं। वो एलिस विनोकॉर निर्देशित पहली अंग्रेजी भाषा की फिल्म स्टिचेस में नजर आएंगी। और इसके साथ ही एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।